The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम आपसे आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेस पे। आप द मैक क्लासेस की ऑनलाइन क्लासों पे आप विधिवत अध्ययन कर रहे हो। हिंदी का अध्ययन आपने प्रारंभ कर दिया है, ज्योग्राफी, इन सब इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, इन सब का अध्ययन कर रहे हो। एक हमने आपसे वादा किया हुआ था कि हम आपको संस्कृत की भी क्लास देंगे, और संस्कृत की क्लास को देने का एक उद्देश्य ये भी है कि आगामी आने वाली परीक्षाओं पे एक सेंट्रल टेट की परीक्षा आने वाली है, और सेंट्रल टेट की परीक्षा में संस्कृत का 30 नंबर का स्थान होता है। कितना स्थान होता है? सेंट्रल टेट की परीक्षा में 30 नंबर का अधिकार होता है, और 30 नंबर पे वहाँ पर आपने देखा होगा 15 नंबर तो हमारे गद्य और गद्यांश और पद्यांश से मिला करके होते हैं, और लगभग 3 से 4 या 5 क्वेश्चन हमारे व्याकरण से संबंधित हो जाते हैं। बाकी बचे हुए 10 नंबर हमारे पैडोगाजी अर्थात मनोविज्ञान से संबंधित हो जाते हैं। लेकिन जो पैडोगाजी होती है, बाल मनोविज्ञान की बात की जाती है, वो उसमें जो 10 नंबर होते हैं वो विषय से संबंधित ही होते हैं, अर्थात कुल संस्कृत का जो स्कोर होगा वो नंबर 30 का होगा। संस्कृत के 30 नंबरों का स्थान सेंट्रल टेट पे होता है, और सेंट्रल टेट के 30 नंबरों में जो संस्कृत का आधार है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। आज से हम अपनी विधिवत तरीके से सेंट्रल टेट की 30 नंबर की व्यवस्था आपको देना प्रारंभ करते हैं। और किसी भी भाषा को समझने से पहले हम जब भाषा का प्रारंभ करते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण पे, ध्वनि पे विचार करते हैं। तो आज हम संस्कृत की वर्णमाला पर विचार करेंगे। आप लोगों ने हिंदी पे वर्णमाला का अध्ययन किया था, उसी क्रम पे हम संस्कृत की वर्णमाला का अध्ययन करेंगे, और संस्कृत की वर्णमाला से किस तरीके से प्रश्न आएंगे, आगे आने वाले वीडियो पे हम जो पुराने आपके पिछले प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों को भी हम हल कराएंगे। अभी आपका जो भी समय, आप ये मत मानो कि आपके पास में समय कम बचा है। आपके जितने भी पुराने पेपर हैं, पिछले पेपर हैं, भले ही थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन उन सारे पेपरों को हम आपको व्याख्या करके समझाएंगे, और आप अपने पुराने पेपरों को अपने साथ रखिएगा। उनका हम विधिवत आपको व्याख्या करके जब बताएंगे तो आप उसकी हिंदी करने, गद्यांश और पद्यांश में दिक्कत क्या आती कि बच्चा संस्कृत के ले तो लेता है, लेकिन उसकी हिंदी करने में उसको दिक्कत आती है। हम आप किस तरीके से आसानी से उसकी हिंदी करोगे ये तरीका बताएंगे, और जो व्याकरण वाला पार्ट है उसको क्रमबद्ध तरीके से हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो आज हम पहले संस्कृत की जो वर्णमाला है इसकी बात करेंगे। आपने हिंदी पे वर्णमाला पढ़ते हो, आपने मेरे हिंदी वाले वीडियो पे वर्णमाला का अध्ययन किया होगा। आप अंग्रेजी पे अल्फ़ाबेट पढ़ते हो। इसी क्रम पे जब हम संस्कृत में आते हैं तो इसको हम लोग माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। अच्छा, हम इसको माहेश्वर सूत्र बोलते किसको हैं? ये शब्द आप ये तो समझ रहे होंगे कि ये शब्द महेश से बना है। महेश हम किसको कहते हैं? महेश हम भगवान शंकर को कहते हैं। महेश हम भगवान शंकर को कहते हैं। और शंकर जो जिस सृष्टि पे हम लोग रहते हैं, इस सृष्टि को 3 लोग चला रहे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक तो सृष्टि का नियमन करता है, एक सृष्टि का पालन करता है, और एक सृष्टि का संहार करता है। भगवान शंकर को हम सृष्टि का संहार करता मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृत की वर्णमाला है, जो संस्कृत की वर्णमाला है वो भगवान शंकर के डमरू से निकली है, ऐसी एक किंवदंती है। अब ये सच्चाई है या नहीं, हमें इसकी गहराई, इसकी तह पे बिल्कुल नहीं आना। हमें केवल ये बात ध्यान रखनी है कि जिसको हम हिंदी पे वर्णमाला बोलते हैं, संस्कृत में उसको हम क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। और माहेश्वर सूत्र का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान शंकर के डमरू से हुआ। कभी कभी आपसे, जैसे आपने हिंदी की वर्णमाला पे 52 अक्षरों का अध्ययन किया था, आपसे यहाँ पर अक्षर न पूछ करके पूछेगा माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो आप इनकी संख्या कितनी बताओगे? 14। आप लोग, संस्कृत एक ऐसी विद्या है जिसको आप मेरे साथ साथ उच्चारण करना भी सीखना है आपको। भले ही हम आपसे परोक्ष रूप से हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हैं, लेकिन आप उसी क्रम पे आप अपने आप को ये मानना वीडियो खोल के कि हम ऑनलाइन ना ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास की बजाय ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। आप मेरे साथ उच्चारित करोगे तो आपको संस्कृत बहुत अच्छे से समझ में आएगी। संस्कृत उच्चारण करने की विद्या है। संस्कृत ऐसा माना जाता है, जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया उससे भी तो नाद या ध्वनि निकली होगी, उससे हमारा माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ। तो जब हम माहेश्वर सूत्र या कोई भी चीज़ आपको पढ़ाएं संस्कृत में, तो आप मेरे साथ उसका हमारे समानांतर उच्चारण करोगे तो आपको संस्कृत बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
और मन में आप ये विश्वास बना लो कि जितनी सहजता से आपने हिंदी अध्ययन करते हो उतनी सहजता से आप संस्कृत का भी अध्ययन करोगे। और संस्कृत की किसी भी चीज़ को आप मन में बिल्कुल ये संदेह मत पैदा करो कि हमको संस्कृत समझ में नहीं आएगी। संस्कृत आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आज हम उसके वर्णमाला या माहेश्वर सूत्र की बात करेंगे। हमने आपको संख्या तय करा दी कि संख्या तो निश्चित रूप से 14 होती है। ये संख्या होती क्या है, इनमें कौन कौन से सूत्र आते हैं? आ ई उ ड़ा, री ली का, ए ओ यंज्ञा, ऐ औ च, हा या वा रा टा, ला णा, या मा यंज्ञा ड़ा ना मा, आयुड़ दिल्ली के होंगे ओ छबरट लड़ यमंगनम झा भा या, घा ढा धा स, जा बा गा डा दा सा, खा फा छा ठा था चा टा ता वा, का पा या, शा सा सा रा, हा ल। देखो अंतिम सूत्र थोड़ा सा नीचे लिख गया है। आप इसको, आपके मोबाइल पे व्यवस्था होती है जूम करना और छोटा करना, तो आप छोटा करके और जूम करके भी आपको देखना है। नीचे जरूर लिख गया है, लेकिन जो व्यवस्था आपको तकनीक के माध्यम से मिलती है आप उसका भरपूर उपयोग करोगे और आप उसको जूम करके और छोटा बड़ा करके आप इसको देखोगे। आपको कोई भी सूत्र छोड़ना नहीं है। आपके पास में तो इतनी अच्छी तकनीकें हैं। आप इसको जब हल थोड़ा नीचे जरूर लिखा है, लेकिन आपको ये जूम करके छोटा करके देखना है। किसी भी सूत्र को छोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा का जो आधार होता है वो आधार हमारा केवल और केवल उसकी जो वर्णमाला की ध्वनि वर्ण होते हैं वही हमारे आधार बनाते हैं। अब जरा सी हम आपको ये किस तरीके से आप याद करोगे। देखो, इसको याद करने का इसलिए ज़रूरी होता है कि इस पे पूरी मेरी संस्कृत भाषा टिकी हुई, और इससे एक बहुत बड़ी व्यवस्था संस्कृत की निकल के आती है, प्रत्याहार। हम उनकी भी चर्चा करेंगे। आज केवल हम इसको याद करने के आपको तरीके बताते हैं, आप कैसे इसको याद करोगे। पहले तो आप एक बार मेरे साथ उच्चारण करोगे। आ ई ऊड़, आ ई ऊड़, रील री का, रील री का, ए ओ यंज्ञा, ए ओ यंज्ञा, ऐ औच, ऐ औच, हा या वा रा ट, हा या वा रा ट, लाण लाण, या मा यंज्ञा ड़ा ना मा, या मा यंज्ञा ड़ा ना मा, झा भाया, झा भाया, घा ढ ध श, घ ढ ध श, जब ग ड द श, जब गट दस, जब गट दस, खा फा छा ठा, खा फा छा ठा, खा फा छा ठा था, खा फा छा ठा था, खा फा छा टत चट तब, खा फा छा टत चट तब, का पाया, शा शा शा, शा शा शा, शा शा रा, शा 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 रा, हल हल। आप देखो, ये हमने जो आपको एक बोलने का उच्चारण करने का तरीका बताया, इस तरीके से आप इसको अध्ययन करोगे और याद करोगे। एक और तरीका इसको याद करने का, एक तो आपके मोबाइल पे, हम तकनीक की बात संस्कृत में इसलिए कहते हैं कि आपको सीखना आसान करेगी। आप इसको उच्चारण करके रिकॉर्ड करो अपने मोबाइल पे, और आपके पास, सबके पास में ईयरफोन है, उसको लगा के आप दिन रात केवल आई गुण लिख सुनो। जो चीज़ हमको 30 नंबर दे रही है, आने वाली परीक्षाओं पे हम 30 नंबर संस्कृत का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम किसी भी तरीके से सीखें, हमें सीखना है। तो जब सीखेंगे तो उसके लिए हम इसको रिकॉर्ड करें। हमने उच्चारित किया, अपनी ही आवाज़ को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, संचित कर लिया, और उसको हम फिर क्रम से सुनते रहे। जिस तरीके से आप गाने सुनते हो, कभी आप किसी को सुनते हो, कभी किशोर कुमार लगाते हो, कभी रफ़ी लगाते हो, अब आप सारी चीज़ें छोड़ो, माहेश्वर सूत्र लगा दो इसको। और एक और तीसरा तरीका, आप एक बिल्कुल सादे पेज पे मेरे साथ इसको आप लिखो, और इसको लिखने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत अच्छा जानते हो, आप उसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी आप बाल पे उसको लगा लो।
जब आप मोबाइल की लाइट ऑन करोगे तो आपको केवल और केवल महत्व सूत्र दिखेंगे। जब आपने मोबाइल का ऑन किया तो आपके सामने आई और लिख खुला, तो आपका लगाव बढ़ेगा, आप उसको याद करना सीखो, मन बनाओगे कि ना इसको हमें याद करना है। जब वॉल पेपर पर तो आप वही चीज़ लगाते हो जो चीज़ आपको सबसे प्रिय होती। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय हमको 30 नंबर हैं, और 30 नंबरों पे सबसे प्रारंभिक चीज़ का हम आज अध्ययन कर रहे हैं, तो उसकी बात हम पहले तय करेंगे। याद करने के हमने आपको 3 तरीके बताए, उन 3 तरीकों पे जो आपको सहज लगता हो उसको आप याद करोगे। देखो, हमने 14 सूत्रों पे हमने 4 सूत्र अलग लिखे। पहले तो आप इसमें ये पहचानो, इसमें कोई सा ऐसा वर्ण है जो आपने हिंदी की वर्णमाला पे ना पढ़ा हो। आ, ई, उ, ऋ, री, ली, का। एक वर्ण हमें ऐसा मिला जिसको हमने हिंदी पे अध्ययन नहीं किया, इस पे हमने सर्किल बना दिया, वृत्त बना दिया। का, ए, ओ, यंज्ञ, ऐ, औ, च, हा, या, व, र, ट, ला, ण, या, मा, यंज्ञ, ड़ा, ना, मा, झा, भा, या, घ, ढ, ध, श, जब, गड, दस, खा, पा, छ, ठ, त, चट, तव, का, पा, या, शा, श, श, रा, हल। आप देखो, कोई वर्ण ऐसा नहीं है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे थे, जिसका हम पूर्व में अध्ययन नहीं कर रहे थे। अच्छा, केवल हमने अपने वर्णों के क्रमों को ही तो परिवर्तित किया। हिंदी पे आप छोटा के बाद बड़ा बनाते हो, फिर छोटी बनाते हो, फिर बड़ी बनाते हो, छोटा हो। हमारे मन में, हमारे दिमाग में वो एक क्रम बस चुका है कि हमें वही क्रम याद करना। स्वर के बाद में आ, ई, उ, री, का, खा, गा, घा, यंज्ञ, ये क्रम हमारे मन में जो बसा हुआ है, हमने केवल इस क्रम को हमने नहीं, ये भगवान शंकर के डमरू की देन है। ये इनका केवल क्रम ही तो परिवर्तित हुआ। इसमें ऐसा कोई एक रा को छोड़ के कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिससे आप पूर्व परिचित नहीं हो। आप सभी से पूर्व परिचित हो, केवल हमने इसका स्थान परिवर्तित किया। तो इसलिए आपको ये चीज़ आपको याद करनी है। और संस्कृत हमारी लय पे याद होती है, संस्कृत हमारे तुक पे याद होती है। जितना अच्छा लय और तुक, आप देखो जब आप गद्य और पद्य 2 चीज़ें पढ़ते हो, आपने बचपन से गद्य पढ़ा होगा और पद्य पढ़ा होगा। हमको जल्दी क्या चीज़, हमको कविताएँ याद होती थी। याद, उच्च शिखर पर चढ़कर कौन चाहता मैं गिर जाऊं, सुरभित गुम्फित कुसुम माल को कौन चाहता मैं बिखराऊं। आप छोटी छोटी कविताओं को, और सबसे सहज रूप से तो आप गाने याद कर लेते हो, गाने भी तो पद्य का रूप हैं, हमको संस्कृत पद्य के रूप में याद करनी है। ये जो अंतिम वाले वर्ण हैं, आपने देखा होगा इन सब पे ये हलंत लगा हुआ। हलंत का अर्थ होता है इस तरीके की एक बड़ी लकीर। ये जो लगा हुआ हलंत है, ये हमारे लिए उच्चारण का सहयोग प्रदान करता है, इसको एक लय देता है। आई, युड़, दिल, लिख, ए, औंग, ए, औच, हाई, बरट, लण, यमंग, गणदम, झा, वाया, गड, दस, जब, गड, दस, खप, चट, चट, तव, कपय, सर, हल। आप देखो, एक हमको तुक मिला, लय मिला। इन्हीं कार्य के आधार पर हम इनको याद करने की व्यवस्था सीखेंगे। अब हम अपने बिंदु पे आ जाएं कि हमको ये हमने 4 सूत्र क्यों अलग लिखे। देखो, संस्कृत पे, हिंदी पे तो हम स्वरों को स्वर बोलते हैं, संस्कृत पे आते हैं तो स्वरों को हम लोग अच बोलते हैं। ये अच है क्या? ये अच एक प्रत्याहार है। जब हम प्रत्याहार बताएंगे कैसे बनाया जाता है, प्रत्याहार आपको बहुत आसान लगेगा। संस्कृत में स्वरों को आपसे कहा जाए तो आप कहोगे संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं। हिंदी पे जब आपने स्वर संधि पढ़ी थी, संस्कृत में आपसे कहेगा निम्नलिखित में से अच संधि कौन सी है, तो आप समझ जाना कि वो स्वर संधि पूछना चाहता है। इसी तरीके से संस्कृत में व्यंजनों को हम हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो हमने ये जो 4 सूत्र लिखे हैं, ये हमारे स्वरों को व्याख्यायित कर रहे हैं। ये हमारे स्वरों के लिए सूत्र है। अच्छा, देखो आप इसमें सारे स्वर ही तो लिखे, आ, ई, उ। अंतिम वाले वर्णों पे आपको गौर नहीं करना है, अंतिम वाले वर्णों को हमें ध्यान नहीं देना है। देखो, हमें वर्ण जितने याद करने हैं वो अंतिम वर्णों को छोड़ के याद करना है। आपके मन में ये बात आएगी तो फिर अंतिम वर्णों का कहते क्या है? इनको तो हमने स्वर बोल दिया, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, ओ। जो अंतिम वाले वर्ण हैं किसी भी सूत्र के, वो इत संज्ञक वर्ण होते हैं। कौन से होते भाई? इत संज्ञक वर्ण होते हैं। इत संज्ञक का अर्थ होता है जिनका प्रयोग करते समय उनको हम हटा देते हैं। इत संज्ञक, आप देखो जितना भी अंतिम वर्ण है, आपसे छोटी सी परीक्षा पे लिख दे, आपसे लिखे ऐ, औ, चा, ओ, ए, यंज्ञ, कुछ भी लिखा और कहे कि निम्नलिखित में से इत संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो इत संज्ञक वर्ण प्रत्येक सूत्र का अंतिम वाला वर्ण है। जिस पे हम वृत्त बना रहे हैं, ये सारे हमारे इत संज्ञक वर्ण हैं। ध्यान रखने वाली बात है, छोटी सी बात है, लेकिन ये परीक्षा पे पूछी जाएगी तो आपको बताना होगा। एक आपको पहचान बता दें, आपको प्रत्येक सूत्र के अंतिम पे लिखे हैं, पहले तो ये हैं, और दूसरे
आपने पूरी माहेश्वर सूत्र में केवल अंतिम वाले वर्णों पे ही तो आप हलंत देखते हो। जिस पे हलंत लगा मिले उसको आप कह देना कि वो इत संज्ञक है। अगर आपको ये सूत्र जरा सी भी कहीं से आप भूलते हो तो आप जो अंतिम वाला वर्ण है उसको आप इत संज्ञक बोल देना। स्वर और व्यंजन तो आप पहले पूर्व में पहचान चुके हो, तो स्वर व्यंजन तो आप पहचान जाओगे। फिर आप इसके प्रभेद पे आओगे। आपने ये तो पहचान लिया कि स्वरों को अच कहते हैं, फिर आपसे इसका भी प्रभेद कराएगा कि इसमें कौन सा गुण है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा वृद्धि है। अच्छा, एक चीज़ आपको इसमें और नहीं देखनी, आपने हिंदी पे तो बड़ा पढ़ा था, बड़ी ई पढ़ी थी, बड़ा ऊ पढ़ा था। क्या संस्कृत के माहेश्वर सूत्र में कहीं आपको बड़ा दिखता है? 14 सूत्र में कहीं बड़ा दिख रहा, कहीं बड़ी ई दिखती है, कहीं बड़ा ऊ दिखता है? अर्थात हमें बिल्कुल नहीं दिखता। तो आपसे छोटी सी बात ऐसी ये प्रश्न में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे स्वर हैं जो हमें संस्कृत की वर्णमाला पे माहेश्वर सूत्र में नहीं मिलते? विकल्प में उसने लिख दिया दीर्घ, गुण, वृद्धि या मूल स्वर। तो आप मेरे साथ में आप देखो, गुण स्वर आपके हैं ए ओ, ये हमारे लिए गुण स्वर हैं, हिंदी पे भी वही हैं। आय और औ ये हमारे लिए वृद्धि स्वर हैं। मूल स्वर कौन से होते हैं? मूल स्वर ये हैं आ ई उ री और री, ये 5 हमारे मूल स्वर हैं, अर्थात ये वाले तीनों हैं। दीर्घ कौन से नहीं हैं? दीर्घ स्वर हमने वहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री तय किया था। वहाँ पर आप देखो कहीं भी बड़ा ऊ, बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा री नहीं मिलता है। अर्थात ऐसा भी कोई प्रश्न हो दीर्घ, गुण, वृद्धि, मूल, तो आप इसको भी मेरे साथ में ये कहोगे कि दीर्घ स्वर नहीं होते। आपने कुछ नई बातें तो सीखी कि संस्कृत में स्वरों को क्या कहते हैं, अच कहते हैं, व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं, कितने सूत्र होते हैं, 14 सूत्र होते हैं, कौन से स्वर हमारे इस पे नहीं होते, दीर्घ स्वर हमारे नहीं होते। फिर आपसे एक और प्रश्न करें, आपसे कहे कि संस्कृत में स्वरों का योग कितने सूत्रों को मिला करके होता है? आप देखो 1 सूत्र, 2 सूत्र, 3 सूत्र और 4 सूत्र, 4 सूत्रों को मिला करके हमारा ये स्वरों का स्थान तय होता। फिर आपसे कहे संस्कृत में गुण स्वरों के लिए कौन सा सूत्र है, तो आप कौन सा बताओगे? ये कितनी संख्या लिखी? 30, सूत्र। फिर आपसे कहे वृद्धि स्वरों के लिए कौन सा सूत्र होता, तो आप बताओगे 4था सूत्र होता। संस्कृत में मूल स्वरों के लिए कौन कौन से सूत्र होते, तो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र। ठीक। फिर आपसे कहेगा कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग होता। ये जो 2 ऊपर वाले सूत्र हैं ये हमारे अंतस्थ वर्णों का प्रयोग बताते हैं। ठीक। फिर हम आए अनुनासिक वर्ण पे कौन सा सूत्र है, तो अनुनासिक वर्ण के लिए ये हमारा 5वां सूत्र हुआ, ये हमारा 6ठा सूत्र हुआ। फिर आपसे कहेगा कि संस्कृत में चतुर्थ वर्णों के लिए कौन सा है। चतुर्थ मतलब आप देखो झा लिखा, चा छा जा झा चौथा वर्ण है, पा फा बा भा चौथा वर्ण है, का खा गा घा चौथा वर्ण है, टा ठा डा ढा चौथा वर्ण है, का खा गा घा आप देखो टा ठा डा ढा का खा गा घा चौथा वर्ण है। अर्थात ये 2 सूत्र हमारे हिंदी वर्णमाला के चौथे वर्णों के लिए प्रयोग हो रहे हैं और संस्कृत का 7वां सूत्र है। जा बा गा डा दा आप देखो तीसरे वर्ण के लिए पूछे तो आप कौन सा सूत्र बताओगे? संस्कृत का हमारा 8वां सूत्र तय हुआ। 7 और 8 इसमें चले गए, ये 9वां सूत्र तय हुआ। 5 और 6 उसमें, अच्छा ये गिनती थोड़ी सी गड़बड़ हो रही, ये 5 और 6 रहेगा, ये हमारा 7 नंबर का सूत्र रहेगा, ये हमारा 8 नंबर का सूत्र रहेगा, ये हमारे 9 नंबर का सूत्र रहेगा और ये हमारा जो तीसरे वर्ण वाला है ये हमारा 10वां सूत्र रहेगा। फिर आपसे कहेगा दूसरे और पहले वर्णों के लिए कौन सा है। खा देखो दूसरा वर्ण है का खा, पा फा, चा छा, टा ठा, ता था, चा पहला वर्ण, टा पहला वर्ण, ता पहला वर्ण, का और पा पहला वर्ण है। ये आपके मन में आ रहा हो कि हम अंतिम वर्णों को क्यों छोड़ रहे, ये हमने पहले बता दिया कि अंतिम वर्ण हमारे इत संज्ञक वर्ण होते हैं। तो आपसे कहेगा पहले और दूसरे वर्णों के लिए कौन सा सूत्र है, तो आप कहोगे माहेश्वर सूत्र का 11 नंबर का सूत्र और माहेश्वर सूत्र का 12 नंबर का सूत्र हमारा पहले और दूसरे वर्णों के लिए तय होता है। 12 सूत्रों तक की बात हम कर चुके हैं यहाँ पर। 13वां और 14वां सूत्र, 13वां और 14वां सूत्र। 13 पे कौन सा था, शा सा शा और रा। 14वां हा और ला।
अगर आपसे कहे ऊष्म वर्णों के लिए कौन कौन से सूत्र होते हैं तो आप कहोगे 13 और 14वां सूत्र होता है। आपको ये बातें और अच्छे से समझ में तब आएंगी जब आप इसको हम प्रत्याहार बनाना बताएंगे। अभी तो आप छोटी छोटी सी बातें समझ गए कि कौन से अंतस्थ हैं, कौन से अनुनासिक हैं, कौन से चौथे वर्ण हैं, कौन से तीसरे हैं, कौन से दूसरे हैं। ये तो हम आपको हिंदी से रिलेट करने की व्यवस्था बता रहे हैं, कैसे आपको रिलेट करके संस्कृत से पहले डर खत्म करना है। और इसके बाद वाले जो हम वीडियो पे आएंगे तो हम इससे प्रत्याहार कैसे बनेंगे उनकी व्यवस्था बताएंगे, प्रत्याहारों की संख्या बताएंगे कि 42 होती है। पहले आज हम क्लास को बंद करने से पहले, क्लास को विराम देने से पहले हम एक बार ये चाहेंगे कि आप मेरे साथ वर्णमाला का उच्चारण करो। वीडियो को पॉज कर करके आप वीडियो इसका उच्चारण करोगे। उच्चारण करने के बाद कल हम इसकी और अच्छे से व्यवस्था प्रत्याहार के रूप में देंगे। फिर हम संधि समास क्रमशः आपको सेंट्रल टेट के लिए विधिवत तैयारी और संस्कृत शिक्षण की जो विधियां हैं, जो पेडोलॉजी है, वो भी हम अपने वीडियो पे आपको जरूर देंगे। और ये सारा कार्य हम सेंट्रल टेट के एग्जाम से पहले आपको देने के लिए वादा करते हैं। एक बार आप इसका मेरे साथ उच्चारण करो, इसके बाद पे हम अपनी क्लास को विराम देते हैं, बाकी अगले वीडियो पे आपको बताएंगे। आ ई उड़, आ ई उड़। सबसे पहले मन से भ्रम निकाल देना कि हमें संस्कृत आएगी नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, आप अपने कान पे अगर कोई अगल बगल वाला सुनना हो और आपको थोड़ा सा संकोच या शर्म लग रही हो तो अपने कानों पे आप लीड लगा लेना। हम कहते हैं बार बार आप तकनीक का प्रयोग करो, हमें नंबरों की लड़ाई लड़नी है। तो आप इस पे नंबरों की लड़ाई के लिए आप बिना रुके बिना टुके, और फिर भी अगर आपको लगता हो तो आप घर के सारे परिवारजनों के ऊपर से उठ करके आप छत पे निकल जाओ। अब मेरे साथ गागा के उच्चारण करो। आ ई उड़, आ ई उड़, रील री क, ए ओ यंग्या, ए ओ यंग्या, ऐ औच, ऐ औच, हा या वरट, हा या वरट, लण लण, यामा यंग्या, यामा यंग्या, यामा यंग्याड़ा नाम, यामा यंग्याड़ा नाम, झाभाया, झाभाया, घड धश, घड धश, जब ग, जब ग, जबगड़दस, जबगड़दस, खाप छठ, खाप छठ थ, खाप छठ थ, खापा छटत चटतब, खापा छटत चटतब, कापाया, कापाया, श श श, श श श, स श श रा, स श श रा, हल हल। आपने हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आपने मेरे साथ उच्चारण किया होगा और संस्कृत की इस मूल व्यवस्था के साथ हमने आपको जोड़ने का प्रयास किया। अगर आपको इसमें कोई सी असुविधा होती तो आप कमेंटों के माध्यम से हमें ज़रूर कहना और हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप ये मन से बिल्कुल भ्रम निकाल दो कि हमें संस्कृत नहीं आएगी। संस्कृत में 30 में से 32 नंबर आने की आपकी ये व्यवस्था हम जरूर देंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैक क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। धन्यवाद। The Mac Classes key to unlock the success Kalyan Prakamper.